प्यारे बच्चों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है मैथ विद पुरुषोत्तम। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम संख्याओं के परिचय के बारे में पढ़ रहे थे, संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, तो उनमें से कुछ संख्याओं के बारे में रह गया था जो कि बची हुई संख्याओं के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो संख्याएं अपने पास लगभग जो हो गई थी वो हमने आपको कल करवा दी हैं, और जो बची हुई संख्याएं थी तो कल लास्ट जो संख्या हुई थी वो भाज्य और अभाज्य के ऊपर टॉपिक खत्म हुआ था। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में अभी अभाज्य संख्या का जो टॉपिक है अभी हम फिर से उठाएंगे। अभाज्य संख्याओं का गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए ध्यान रखना, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा करता है। क्वेश्चनों में आते हैं, अभी मैं आपको करवाऊंगा प्यारे बच्चों। हम आपको ये बताना चाहते हैं जो बची हुई संख्याएं हैं, बची हुई संख्याएं कौन कौन है। सबसे पहले सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं, पहले इनके बारे में आप समझ लें, इनकी परिभाषा क्या होती है। सहअभाज्य संख्याएं पहचानते कैसे हैं कि ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान रखना, सहअभाज्य संख्या कोई एक नहीं, ये जोड़े में होती है, पेयर में होती है। प्यारे बच्चों, आपने एक शब्द सुना होगा, अगर आपने एक शब्द सुना होगा सहपाठी, एक शब्द सुना होगा आपने सहपाठी। सहपाठी का अर्थ होता है कि कोई भी विद्यार्थी के साथ पढ़ने वाला वह विद्यार्थी जो उसके समकक्ष है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसे इसका सहपाठी कहेंगे और इसे हम इसका सहपाठी कहेंगे। ध्यान रखना, ये एक दूसरे के क्या होते हैं प्यारे बच्चों, सहपाठी। एक दूसरे के साथ पढ़ने वाले को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का सहपाठी कहते हैं। अब हम देख रहे हैं ऐसी दो संख्याएं, ध्यान रखना अभी हम समझा रहे हैं, परिभाषा ऊपर लिखी हुई प्यारे बच्चों, आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। जो भी आपको जिस तरीके से नोट करना हो आप कर सकते हैं। हमने आपको परिभाषा लिखवाई है कि वे प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान रखना एक नहीं कई हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, तीन हो सकती हैं, वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF, अब HCF अगले टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे और मुझे इतना विश्वास है HCF LCM के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी है कि HCF क्या होता है और एलसीएम क्या होता है, पर्याप्त जानकारी है। तो उसमें लिखा गया है कि जिसका HCF क्या होता है, 1 होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर या सहअभाज्य संख्या। प्यारे बच्चों, हिंदी में सहअभाज्य संख्याएं और इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं, इंग्लिश में कोप्राइम नंबर कहते हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, ध्यान देना, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इन चीज़ों को समझते हैं। हमने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी, जैसे हमने लिखा यहाँ पर कि 5 और यहाँ पे लिख दिया 8। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, एक चीज़ और, एक नोट और यहाँ पर नोट कर लेना कि यहाँ कोई आवश्यक ये नहीं होता है। सहअभाज्य संख्याओं के लिए हम यहाँ पे लिखे देते हैं प्यारे बच्चों, सहअभाज्य संख्याओं के लिए संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, अभाज्य होना आवश्यक नहीं है। प्यारे बच्चों, ये इसी में अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो आप जोड़ सकते हैं। हम क्या कहने वाले हैं, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों आपको कि वे प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। तो हमने ऐसी दो पहले तो संख्याएं लिख ली हैं, 5 और 8। तो आप ये बताइए, पहले तो इन दोनों का अगर आप HCF निकालेंगे तो इन दोनों का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। या हम मोटी मोटी भाषा अगर हम आपसे कहें, इनको हम ये भी कह सकते हैं कि आप इन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या से भाग दे सकते हो। ध्यान रखना, एक को छोड़ देना, 1 को छोड़ देना, 1 को छोड़ देना है। फिर अगर आप 1 को उसमें शामिल कर लोगे, डिवाइडिंग वाले रूल में अगर आप 1 को शामिल कर लोगे तो सहअभाज्य संख्याएं नहीं बचेंगी। तो 1 को छोड़ देना है, 1 के अलावा किसी एक संख्या का दोनों में भाग जा सकता है। यदि जा रहा है तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं हो सकती हैं। यदि उन दोनों संख्याओं में किसी भी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है तो वो दोनों संख्याएं कैसी होंगी प्यारे बच्चों, ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी। इसका नाम क्या होगा, सहअभाज्य नाम होगा। ध्यान रखना, ये अभाज्य नहीं है, ये अभाज्य नहीं है, कोई आवश्यक नहीं कि दोनों की दोनों अभाज्य होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे 8 जैसा कि यहां पे लिखा है अभाज्य नहीं है, ये कौन सी संख्या है, भाज्य। लेकिन वो 8 5 के साथ में आकर के और 5 8 के साथ में आकर के ये दोनों आपस में कैसी हो गई हैं, सहअभाज्य हो गई हैं। जैसे अगर मैं 5 के साथ, अगर यहाँ 5 की जगह पर अगर शायद मैं यहाँ 4 लिख देता, अब ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य नहीं है, क्योंकि इनका HCF देखो, यहाँ से इनका HCF एक तो 4 आ जाएगा। एक परिभाषा यहाँ से हो गई है। दूसरी परिभाषा, दोनों संख्याओं में किसी ना किसी का भाग चला जाएगा, तो इसमें 2 का भी भाग जाता है, दोनों में 4 का भी भाग जाता है, इसलिए दोनों की दोनों संख्याएं
सहअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकती हैं। सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, एक बार और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से अच्छे तरीके से आप सुन लीजिए, एक बार और हम आपको क्लियर कर देते हैं। वे दो संख्याएं जिन दोनों संख्याओं का HCF केवल 1 होता है, एक परिभाषा, या जिन दोनों संख्याओं में किसी एक का भाग ना जाए, किसी एक ही संख्या का भाग ना जाए, उसे हम प्यारे बच्चों सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। देखते हैं, अब हमने आपसे ये कहा उनको हम क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो हमने यहां पे देखा हमारे पास जो एग्जाम्पल लिखे हैं, अब आप इन एग्जाम्पलों को चेक करें तो आप ये बताइए, जो एक एग्जाम्पल लिखा है 5 और 7, दोनों संख्याओं में किसी का भाग जाता है क्या? दोनों संख्याओं में किसी का भी भाग जाता है क्या? आप कहेंगे सर ना तो 7 में जाता है ना 5 में जाता है, तो ये सहअभाज्य होंगे। इन दोनों में किसी का भाग जाता है क्या? अब देखो यहां पर जो मैंने यहां पे लिखवाया था कि सहअभाज्य संख्याओं के लिए संख्याओं का अभाज्य होना आवश्यक नहीं है, कि दोनों संख्याएं अभाज्य होंगी तभी वो दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी। प्यारे बच्चों 14 भाज्य संख्या और 15 भाज्य संख्या है। देखो 15 में भाग जाता है, 14 में भाग जाता है, लेकिन आप ये बता दें कि दोनों संख्याओं में किसी एक ही संख्या का भाग जाता है क्या? नहीं जाता है। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं आपस में सहअभाज्य संख्याएं यानी को प्राइम नंबर कहलाएंगे। आपस में क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो ये दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं, ध्यान रखना। अच्छा आगे देखें, 18 और 19, ये दोनों संख्या देखें, 18 में किसी ना किसी का भाग चला जाएगा। 18 में 6 का जाता, 3 का, 9 का, 2 का, इतनी सारी संख्याओं का जाता। तो क्या इनमें से किसी का भी 19 में जाता है क्या? नहीं जाता है, इसलिए दोनों संख्याएं सहअभाज्य होंगी। इसके बाद 20 और 21, इन दोनों संख्याओं में किसी का भी भाग जाता है क्या? 20 में 4 का जाता, 5 का जाता, 2 का जाता, 10 का जाता, इसमें 7 का जाता, 3 का जाता। तो क्या जिसका भाग इसमें जाता उसका इसमें नहीं जाता, जिसका इसमें जाता उसका में नहीं जाता? तो मैं ये कह सकता हूं कि निश्चित तौर पर ये दोनों संख्याएं कैसी होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। उस सहअभाज्य संख्याओं का प्यारे बच्चों हम सबसे बेहतर उदाहरण यहां लिखे देते हैं। ये सहअभाज्य संख्याओं का उदाहरण है कि लगातार दो प्राकृतिक संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आपको एग्जाम्पल देने की आवश्यकता पड़ जाए तो आप कोई भी लगातार दो संख्याएं लिख देना, 72 और 73, दोनों संख्याओं में किसी का भी भाग नहीं जा सकता है। हमने यहाँ पे लिखा 72 और यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा हमने कुछ भी, दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखे देते हैं 67 68, कुछ भी लिख दो, 68 69, कुछ भी, और जो तुम्हारी इच्छा हो जो भी लिख दो। आप लगातार कोई भी दो संख्याएं लिख दोगे प्यारे बच्चों, लगातार कोई भी दो संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो सहअभाज्य संख्याओं के बारे में मुझे लगता है कि हम पर्याप्त जानकारी हासिल कर चुके हैं। प्यारे बच्चों आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आप हमारे चैनल से प्रतिदिन वीडियो को देखते हैं तो आपका काम आपका पता है कि आपको हमारा जो काम है, हमारा पढ़ाना काम है, और आपका जो काम है आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यारे बच्चों शेयर करना है, ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए, और जितना भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ करना है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हमने देखा इस चीज़ को हम मिटा देते हैं, क्योंकि और भी चीज़ें अभी समझाने के लिए यहाँ पर स्पेस की आवश्यकता होगी। तो इन चीज़ों को हमने यहाँ से इरेज कर दिया है, मिटा दिया है। देखते हैं अगली संख्याओं को। अब अगली संख्याएं क्या लिखी हैं हमारे सामने? अगली संख्याएं हैं, ध्यान रखना, ये परिभाषा जो है हमने यहाँ पे लिखवा दी थी, उदाहरण हमने यहाँ लिखा था, आप लिख सकते हैं। लगातार कोई भी दो संख्याएं हमेशा सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। उदाहरण ये लिखा है कि इसकी परिभाषा ये भी लिखी है और ये भी लिखी है, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं। चलिए अब आते हैं परिमेय संख्याएं। प्यारे बच्चों इन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्याओं की क्या परिभाषा होती है? तो यहाँ पे लिखा, पूर्णांक आप समझते हैं, हमने आपको बताया था पूर्णांक सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव और जीरो, सारे के सारे पॉजिटिव संख्याएं, सारी की सारी नेगेटिव संख्याएं और जीरो, इन सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। सभी को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? पूर्णांक कहते हैं। तो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से, ध्यान रखना, दूसरे पूर्णांक से जीरो को छोड़कर, ध्यान रखना, जीरो को छोड़कर भाग देने पर जो लघुत्तम उत्तर प्राप्त होता है, जो छोटा मान प्राप्त होता है, जो छोटा से छोटा प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात P/Q के रूप में लिख
सकें। अब देखा हमने देखा एक पूर्णांक, अब आप कहेंगे -3 पूर्णांक होता है, बिल्कुल होता है। नेगेटिव होता है, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहा, हम केवल पूर्णांक की चर्चा कर रहे हैं, हम केवल पूर्णांक की चर्चा कर रहे हैं। ये पूर्णांक है या नहीं, आपका आंसर होगा बिल्कुल है। हमने यहाँ पे देखा 2 एक पूर्णांक है या नहीं है, आपका आंसर होगा सर बिल्कुल है। तो हमने कहा एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक से, ध्यान रखना जिससे हम दूसरे पूर्णांक कहा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं, वहां पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब नीचे वाली संख्या में 0 नहीं आना चाहिए। तो ऊपर कुछ भी लिख दो, नेगेटिव पॉजिटिव 0, नीचे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, नीचे केवल 0 की परमिशन नहीं है, बाकी कुछ भी लिख दो। तो हम ये क्या कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, परिमेय संख्या। हमने यहां पर जो परिभाषा लिखी है, परिभाषा का हमने आपको परिभाषा के थ्रू एक एग्जांपल दिया है। एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने पर जो लघुत्तम उत्तर प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात उसे हम P/Q के रूप में लिख सकें। और अलग से जो हमने पहचान जोड़ी है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो अलग से हमने यहां से यहां तक पहचान जोड़ी है, क्या जोड़ी है, और वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग पूर्ण घन आगे भी लिख सकते हैं आप। ध्यान रखना, पूर्ण वर्ग कौन होती हैं, जिनका वर्गमूल आसानी से निकल के आता है। पूर्ण घन कौन होती हैं, जिनका घनमूल आसानी से निकल के आता है। इसके बाद कौन होंगे, पूर्ण वर्ग हो गया, पूर्ण घन हो गया। इसके बाद जिनकी पावर 4 होती है, जिनकी पावर 5 होती है, जिनकी पावर 6 होती है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें स्क्वायर रूट कहते हैं, क्यूब रूट कहते हैं, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट, 7th रूट, 8th रूट, यानी जिनका भी आराम से वर्गमूल या घनमूल या चतुर्थ मूल या पंचम मूल या षष्ठम मूल आराम से निकल करके आता है, उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले जो उदाहरण हमने यहाँ पे लिखे हैं, कुछ पहले इन उदाहरणों को हम समझ लेते हैं। तो उदाहरण हमने क्या लिखे हैं प्यारे बच्चों, ये लिखे हैं आपके सामने उदाहरण। देखिए हमने उदाहरण, तो उदाहरण हमारे पास है 2। अब आप ये बताइए 2 एक परिमेय संख्या है क्या, तो हमने यहां पे देखा 2, तो 2 के बटे में क्या 1 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। P/Q के रूप में है, बिल्कुल है। और दोनों के मान पूर्णांक है कि नहीं है, हमने आपसे कहा था कि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से, दोनों को पूर्णांक होना आवश्यक है, ध्यान रखना। और नीचे ध्यान रखना, बिल्कुल सीधी सिंपल सी भाषा हम आपसे बता देते हैं, ऊपर जो होता है जिसे हम अंश कहते हैं, वहां पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हर होता है वहां केवल पॉजिटिव और नेगेटिव ही एक्सेप्ट हो सकता है, वहां 0 एक्सेप्ट नहीं हो सकता। अगर इसकी फॉर्म में है तो गारंटी है कि वो क्या कौन होगी, एक परिमेय संख्या होगी। कौन होगी, एक परिमेय संख्या होगी। फिर हमने लिखा यहां पे 2/3। आप ही बताइए 2 और 3 दोनों के दोनों पूर्णांक हैं। यहां देखिए -3 ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव, तब भी परिमेय है। दोनों नेगेटिव होंगे तो भी परिमेय होंगे, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव तो भी परिमेय होंगे। अब हमने यहां से जो परिभाषा यहां लिखवाई है, और वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग पूर्ण घन होती हैं उन्हें भी परिमेय संख्याएं कहते हैं। तो क्या है 25 जो है, 25 का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर निकाला जा सकता है। तो 25 यानी 25 एक परिमेय संख्या होगी, 25 एक परिमेय संख्या होगी। आगे देखें, ये वर्गमूल 16 का वर्गमूल यानी 16 का स्क्वायर रूट आता है क्या, 36 का स्क्वायर रूट आता है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल सर आता है। तो निश्चित तौर पर दोनों की दोनों पूर्ण वर्ग लिखी हो, ऊपर लिखी हो या नीचे लिखी हो, कुछ भी जैसा भी कुछ भी हो, ध्यान रखना अगर वर्गमूल लगा है तो सीधी बात है, मोटी भाषा में हम ये कहें, अगर वर्गमूल लगाया गया है उसके ऊपर घनमूल कोई भी, तो सीधी बात है अगर उसकी करनी को हम पूरी तरह हटा पाएं तो परिमेय, और नहीं हटा पाएं तो अपरिमेय। जैसे हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिखा, देखते हैं। अब मुझे नहीं पता है, यहां पे लिखा हमने 500 पे वर्गमूल लगा है। अब अगर ये पूरी तरह ये जो कर्ली लगी ना, अगर इसको हम हटा पाएं तो वो परिमेय होगा, अदरवाइज वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। मुझे नहीं पता कि 500 का वर्गमूल आता है कि नहीं आता, तो हमने 500 के वर्गमूल निकालने की कोशिश की, 2 का भाग दिया 250 बार, और 2 का भाग दिया, सॉरी ये 2 है, फिर 2 का दिया तो 125, फिर 5 का दिया तो कितना 25, फिर 5 से डिवाइड किया तो 5, और फिर 5 से डिवाइड किया तो 1। तो एक पेयर यहाँ पर, एक पेयर यहाँ पर, तो एक 2 का पेयर, एक 5 का पेयर, और एक किसका, इसका पेयर बन पाएगा क्या प्यारे बच्चों, नहीं बन पाएगा। इन्हें रूट में लिखना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10√5। अब आप ये बताइए क्या लास्ट के जो पद हैं, क्या जो अंतिम पद हैं वहां पर रूट है या नहीं है प्यारे बच्चों, जो अंतिम पद हैं वहां पर रूट है या नहीं है। तो आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम पदों में भी रूट वाली संख्या लिखी गई है, यानी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि किसी भी संख्या को पूर्ण रूप से अगर हम वर्गमूल घनमूल ना हटा पाए तो वो कौन होगी, अपरिमेय। वो यदि हटाने में सक्षम हो जाए तो कौन होगी, परिमेय होगी। चीजें समझ में बहुत अच्छे से आ रही होंगी आपको, ऐसा मुझे विश्वास है।
आगे चलते हैं, आगे हम क्या बताने वाले हैं देखते हैं। तो यहां पर अब जरूरी नहीं है यहां पूर्ण वर्ग भी हो, यहां पर देखो ये पूर्ण घन संख्या है, ये पूर्ण, अगर इसका हम घनमूल हटाने में सक्षम हैं तो वो परिमेय है, अदरवाइज वो परिमेय संख्या नहीं है। आप 27 का घनमूल निकालने में सक्षम है, 27 का घनमूल आसानी से निकलता है, बिल्कुल परिमेय होगी वो। अगर यहाँ 27 की जगह शायद मैं 28 लिख देता और 28 का घनमूल नहीं निकाला जाता, अब ये कौन सी संख्या बन जाती प्यारे बच्चों, ये अपरिमेय संख्या बन जाती। इसलिए 28 यहाँ नहीं शामिल हो सकता। कौन सा शामिल होगा, अगर घनमूल लगा है तो 27 ही शामिल हो सकता है। आगे देखा हमने, अगली क्या है, ध्यान रखना पॉइंट में जो संख्या है, अब इन्हें p बटे क्यू के रूप में कैसे बनाया जा सकता है, तो ध्यान रखना इन चीजों को आप p बटे क्यू के रूप में, जिन्हें भी p बटे क्यू के रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो ये लिखा है 17.4, तो आप पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। आप ये बताइए ऊपर पूर्णांक, अब तो ये पूर्णांक बन गया ना। पूर्णांक के बारे में मैंने आपको कहा था, बहुत अच्छे तरीके से समझाया था कि जो संख्या रेखा पर स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है वो गारंटी से पूर्णांक कहलाता है। तो क्या 174 स्पष्ट, अब आप पॉजिटिव में आप आगे बढ़ते जाओगे तो 174 आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सर मिलेगा। तो निश्चित तौर पर ये पूर्णांक हो, ये भी पूर्णांक है, इसलिए दोनों क्या हैं, दोनों से क्या बन जाएगी, एक परिमेय संख्या यानी एक रैशनल नंबर बन जाएगा। यहां देखते हैं, अब जिन पर बार लगा होगा प्यारे बच्चों, यहां ये चीजें आप ये सोच लीजिए, हमने जब तक आपको बताई नहीं है तो मैं ये कहूंगा आपको कि आपके लिए ये चीज रिमेंबर है, आपको ये चीजें थोड़ा सा आपको याद करनी होंगी, या हो सकता है आपको पता हो, या हो सकता है आपको पता हो कि इसे p बटे क्यू के रूप में कैसे ट्रांसफर। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं पता है हम आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे। लेकिन अभी आपको ऐसा मान के चलना है, अभी आपको ऐसा मान के चलना है कि इसे हम p बटे क्यू के रूप में हम शो कर सकते हैं। ध्यान रखना, जिन पर भी हम बार लगा सकते हैं वो p बटे क्यू के रूप में कन्वर्ट हो सकती हैं, ऐसा आपको मान के चलना है। और हम आपको ये चीज कुछ देर बाद या अगले वीडियो में ये सिद्ध करके निश्चित तौर पर आपको बता देंगे कि इसे हम क्यों और कैसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आगे देखें तो यहां देखें, अब यहां पर चीजें रिपीट हो रही। ध्यान रखना, हमने आपको अशांत दशमलव जो बताया था, दो तरीके का बताया था कल की क्लास में। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्यारे बच्चों पहले आप कल की क्लास देख करके आए, क्योंकि संख्याओं का वर्गीकरण चल रहा है। उस संख्याओं का वर्गीकरण कल की क्लास से स्टार्ट हुआ था और कल की क्लास में हमने ढेर सारा आपको संख्याओं का वर्गीकरण जो पहले बता चुके हैं, लास्ट क्लास है संख्याओं के वर्गीकरण की। ध्यान रखना, तो संख्याओं का वर्गीकरण में हमने आपको कल दशमलव 3 प्रकार का बताया था, एक शांत और अशांत 2 प्रकार का बताया था। कौन सा, पुनरावृत्त और अपुनरावृत्त। पुनरावृत्त दशमलव में हमने आपको क्या चीजें, क्या कंडीशन रखी थी, हमने आपको ये रखा था अशांत। सबसे पहले किसे कहते हैं कि दशमलव के बाद चीजें यानी खत्म ना हो, अशांत, सीधी बात। शांत के बाद दशमलव के बाद आने वाली चीजें ऑटोमेटिक खत्म हो जाएं, समाप्त हो जाएं, उसे हम शांत कहते हैं। वो दशमलव के बाद आने वाले अंक खत्म ना हो, उसे हम अशांत कहते हैं। अब वो अशांत 2 तरीके का होता है, पुनरावृत्त और अपुनरावृत्त। पुनरावृत्त का मतलब है कि चीजें यानी अंक और अंकों का समूह हो सकता है रिपीटेशन में आए, और अंक या अंकों का समूह रिपीटेशन में ना आए। यदि रिपीटेशन में आता है, वो पुनरावृत्त होती हैं चीजें, तो वो क्या कहलाएगा, पुनरावृत्त कहलाएगा। वो जिसमें रिपीटेशन में चीजें नहीं आती हैं उसे हम अपुनरावृत्त या नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कहते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको ये चीजें कल आपको बहुत अच्छे तरीके से जानकारी भर भर के दे चुके हैं और चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, तो हमने आपको बताया था कि जब ये अशांत है निश्चित तौर पर है, और इसके बाद क्या है, पुनरावृत्त है, तो इसे हम बार लगा सकते हैं। और जब हम इस पे बार लगा सकते हैं यानी 0.347 पे, केवल 7 पे, ध्यान रखना, जो चीज रिपीट होती है उस पर हम बार लगा सकते हैं, और जिस पर भी हम बार लगा सकते हैं। आप यहां ये मान के चलिए, अगर आपको पता है कि p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, अच्छी बात है। नहीं पता है, मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब ये जो लिखा गया है 3.14, अब इनके वैसे थोड़ी सी अलग कहानी बनती है। किसके किसके, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, यहां देखें, ये जो 2 पॉइंट लिखे हैं, इन दोनों की कुछ अलग कहानी और इन दोनों की। ध्यान रखना, इन दोनों को आपने एक साथ लिखा देखा होगा। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कैटेगरी डिवाइड हो गई है, 2 ठो परिमेय में पहुंच चुके हैं, ये 2 परिमेय में पहुंच चुके हैं और ये 2 अपरिमेय में पहुंच चुके हैं।
तो सबसे पहले इनकी कहानी बाद में जानेंगे, पहले तो हम परमेय की जो परिभाषा होती है, परमेय की परिभाषा को ये फॉलो कर रहा है। तो मैंने देखा अगर इसका पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 314 जो बनेगा वो पूर्णांक होगा और नीचे जो 100 आएगा वो भी पूर्णांक होगा, यानी परमेय की संख्या को फॉलो कर रहा है, निश्चित तौर पर वो परमेय संख्या होगा। आगे देखा 22/7, अब 22/7 है, दोनों के दोनों पूर्णांक हो, नीचे शून्य नहीं है मतलब p/q के रूप में है, तो निश्चित तौर पर गारंटी है कि क्या होगा, पूर्णांक होगा। अब आगे चलते हैं, अब इनकी जो इतिहास है इन दोनों के बारे में हम थोड़ी देर से आपको बताते हैं। फिर हमने और अधिक जानकारी के लिए अब ढेर सारे तो हम एग्जाम्पल आपके पास लिख नहीं सकते हैं कि हम जितने भी परमीय संख्या होती है सबकी सब, शायद मेरी उम्र कम पड़ जाएगी लिखने के लिए और फिर भी ना लिख पाएंगे, और आपकी पढ़ने के लिए उम्र कम पड़ जाएगी, फिर भी नहीं आप पढ़ सकते कि परमीय संख्याएं हमने एक एक करके देख ली, नहीं देख सकते। बहुत सारी जो भी आप लिख दोगे वो परमेय होगा, बस ये चेक कर लो अपरमेय होगा या परमेय। तो अपरमेय होने के बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन परमेय होने के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो यहाँ देखें, अब देखते हैं हम इनके बारे में। हमने जो यहाँ पर एक मोटी मोटी परिभाषा यहाँ पर आपके लिए लिखी दी है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्णांक संख्याएं हमेशा परमेय होती हैं। प्यारे बच्चों याद रखना इस चीज़ को, कोई भी आप प्राकृतिक ले लो, कोई भी आप पूर्ण संख्या ले लो, कोई भी आप पूर्णांक ले लो, हमेशा और हमेशा एक वो कौन होगी, परमेय संख्या होगी। कैसे, अगर आप कोई भी संख्या, चलिए 7 ले लिए, 7 को आप पूर्ण संख्या भी कह सकते हो, प्राकृतिक भी कह सकते हो और पूर्णांक भी कह सकते हो। तो आप ही बताइए, अगर हम 7 के अपॉन में नीचे 1 रख दें तो क्या परमेय की संख्या को फॉलो करने लगेगा क्या? देखो, एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से, दोनों पूर्णांक है एक दूसरे से भाग दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर परमेय में चले जाएंगे। तो हम आपको वही बता रहे हैं कि परमेय संख्या की जो एडिशनल परिभाषा होती है, और हम जो जितने सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो हम कितने दे सकते हैं, तो हमने यहां पर लिख दिया है, उस सभी को इसमें समाहित कर दिया है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं हमेशा कैसी होती हैं, एक परमेय संख्याएं होती हैं। प्यारे बच्चों, इन चीजों को आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं कौन सी, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं की क्या थ्योरी होती है और इनकी क्या परिभाषा होती है, तो इनके बारे में हम आपको समझाते हैं। ध्यान रखना, तो यहां पर लिखा है कि वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिख सकें, ध्यान रखें, लिख सकें तो परमेय और ना लिख सकें तो अपरिमेय। अच्छा, ना लिख सकें या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जिनका कोई निश्चित अंत ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो जिन्हें p/q के रूप में ना लिख पाए, ध्यान रखना। अब आप ये बताइए, एक एग्जाम्पल लिखा हमने, चलिए यहां से लिखे देते हैं। हमने यहां पे लिखा 0.235697203525। यहां पर इस तरीके से हमने एक संख्या लिखी है और आगे भी ये चलती जा रही है, और मुझे नहीं पता है कि अब डिवाइड करने पर आगे क्या आएगा। प्यारे बच्चों, मुझे नहीं पता है कि डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि इसमें कोई अंक, ध्यान रखना, कोई पर्टिकुलर अंक या कोई डिजिट या कोई संख्या या संख्याओं का समूह या अंकों का समूह क्या बार बार रिपीट होकर क्या रहा है? क्या आप देख पा रहे हैं क्या कि कोई अंकों का समूह यहां पे लिखा, जैसे 235, चलो 3 का समूह ले लेते हैं, तो 235 कहीं दिखा क्या आपको? 2 3 नहीं दिखा, यहां देखो 2 3 नहीं दिखा, तो क्या वही समूह आपको बार बार दिखा क्या? यदि नहीं दिखा है, गारंटी से अपरिमेय होगी, क्योंकि हम बार नहीं लगा सकते हैं। जब चीजें रिपीट नहीं होंगी तो हम बार नहीं लगा पाएंगे, और जब बार नहीं लगा पाएंगे तो उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, और जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे, उसका ही नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर होता है। चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही हूं तो प्यारे बच्चों हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमें कितना समझ में आ रहा है, और आपके लिए जो हमारे द्वारा दी जा रही चीजें हैं आपके लिए कितनी लाभकारी सिद्ध हो रही हैं, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा कि जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या जिनका कोई निश्चित अंत ना हो। अब प्यारे बच्चों, आप इसी की बात अगर हम कर लें, आप ही बताइए इसका कोई निश्चित अंत है? आप ये बताइए, इसका कोई निश्चित अंत है क्या? नहीं है। आपको इसके बाद वाली संख्या नहीं आप बता पा रहे हैं, अंत क्या बता पाओगे आप? यानी इस संख्या में हम 7 के तुरंत बाद कौन सी संख्या आएगी हम वो नहीं बता सकते, यानी हम इसके अंत की संख्या कैसे बता सकते हैं? और यहां पर हमने जो लिखा है, या जिनका कोई अंत ना हो, निश्चित अंत ना हो, उन्हें हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों?
अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। हम आपसे फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं चीजें, ध्यान रखना, जिन्हें p बटे q के रूप में ना लिख पाए तो प्यारे बच्चों इन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं हमेशा याद रखना, हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और जोड़ देते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट भी कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। इनफाइनाइट एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा ई जो लिखा होता है एसेंशियल, इसकी वैल्यू जो होती है आपको पता होना चाहिए, ये भी अपरिमेय है। 2/0 जिसके बटे में 0 है, ध्यान रखना हमने इसमें जो क्या था कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए, तो अगर 0 आ जाएगा तो वो परिमेय नहीं होगा, जो परिमेय नहीं होगा तो कौन होगा? अपरिमेय होगा, तो ये अपरिमेय हो जाएगा। अब माइनस ऊपर नेगेटिव संख्या लिखी यानी ऋण पूर्णांक है और बटे में क्या है? 0, तो भी कौन होगा? अपरिमेय होगा। इनफाइनाइट का परिमेय होगा। अब हमने परिमेय के उदाहरणों को थोड़ा सा जोड़ करके इसको समझा रहे हैं। परिमेय के जो हमने उदाहरण बताए थे कि वे संख्याएं जो पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन या पूर्ण चतुर्थ मूल या पंचम मूल होती हैं उन्हें हम परिमेय कहते हैं। तो यहां पर क्या परिभाषा हो जाएगी? ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि यहां पर जो पूर्ण वर्ग पूर्ण घन होते हैं वो उन्हें हम क्या कहते हैं? परिमेय। तो जो पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं, जो पूर्ण घन नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय। तो प्यारे बच्चों √7 इसका रूट पूरा आप निकाल सकते हो, या इस तरीके से हम कह सकते हैं कि क्या आप ये जो करनी लगी है, आप इस करनी को, जिस सर्ड को आप पूरी तरह हटा सकते हैं, हटाने में सक्षम हैं? आपका आंसर होगा सर हम गारंटी से नहीं हटा पाएंगे। और जब नहीं हटा पाएंगे तो इतना आप प्यारे बच्चों लिख कर ले लें कि प्यारे बच्चों ये कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी? अपरिमेय। अब देखते हैं, जिसका भी आप रूट नहीं हटा पाएंगे, वो चाहे स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, चतुर्थ मूल हो, पंचम मूल हो, षष्टम मूल हो, सप्तम मूल, कोई भी मूल हो, ध्यान रखना जिसका भी आप पूरी तरह से नहीं हटा सकते वो कौन सी होगी? अपरिमेय संख्या। तो हम किसी का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते। 27 का वर्गमूल नहीं निकलता, 20 का घनमूल नहीं निकलता, 17 का वर्गमूल नहीं निकलता, 23 का वर्गमूल नहीं निकलता। इन चीजों को हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्याओं कहेंगे। समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? अब आगे चलते हैं। यहां पर जो संख्या लिखी है 3.925725 वगैरह वगैरह, आप ये बताइए क्या इसके तुरंत आगे की आप संख्या बता सकते हो कि 6 के बाद क्या आएगा? प्यारे बच्चों हम 6 के बाद क्या आएगा हम ये नहीं बता सकते, तो क्या हम अंत की संख्या बता पाएंगे क्या? दूसरी कंडीशन, यहां पर कोई अंक या अंकों का समूह क्या बार पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति उसकी या आवृत्ति हो रही क्या? आप देखो 9-2, कहीं 9-2 मिला क्या आपको? कहीं 5-7, कहीं 5-7 मिला क्या? कोई अंक या अंकों की पुनरावृत्ति यदि होती है तो निश्चित तौर पर उसे हम परिमेय कहेंगे, क्योंकि अगर होती है तो उन पर हम बार लगा सकते हैं, क्योंकि जो चीजें बार आती हैं उन पर बार लगाया जा सकता है। जैसे यहां पे लिखते हैं हम कि 6.7777, तो इस पे हम 6.7 पे बार लगा सकते हैं, क्योंकि 7 बार आ रहा है। वो जिस पर बार लगाया जा सकता है उसे गारंटी से p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो। जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? वो तुरंत परिमेय संख्या हो जाएगी, ना कि अपरिमेय संख्या। तो हम इसे आगे इन संख्याओं के आगे की संख्या नहीं बता सकते। यहां कोई संख्याओं का अंक या अंकों का समूह रिपीट नहीं हो रहा तो हम बार नहीं लगा सकते, तो हम इन्हें p बटे q के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। और जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते उसका नाम प्यारे बच्चों क्या होता है? इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होता है। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले एग्जाम्पल को। सेम कंडीशन इसकी है, यहां पर भी कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, बार नहीं आ रहा है, तो हम इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, यानी अपरिमेय संख्या। सेम एग्जाम्पल ये है, इसमें भी कोई अंक या अंकों का समूह बार रिपीट नहीं हो रहा है। और जब बार रिपीट नहीं होगा तो मैं गारंटी से कहूंगा कि मैं इसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकता हूं। और जब नहीं लिख सकता हूं तो ये परिमेय नहीं, कौन सी संख्या होगी प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्या में काउंट की जाएगी। चीजें आपको भरपूर समझ में आ रही होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और विश्वास को बढ़ाने के लिए आपको एक कमेंट करके जरूर बताना है कि सर हमें चीजें कितनी समझ में आ रही हैं। ध्यान रखना, ये आपका कर्तव्य है। चलिए आगे चलते हैं, तो इन चीज़ों को हम मिटा देते हैं। अच्छा, एक कहानी और बची है इन चीज़ों की कहानी कि इनकी कहानी क्या है जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन की थी। ध्यान रखना, इनको अभी तक आप एक मानते आए हो और यहाँ पर हमने इन दोनों को कैटेगरियों में डिवाइड कर दिया है कि ये क्या है। ध्यान रखना, ये परिमेय है और ये क्या है, दोनों अपरिमेय हैं।
ध्यान रखना। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना, पहली बात जो ये लिखे हैं प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, ये परिमेय क्यों हैं? क्योंकि ये पाई के मान हैं ही नहीं। प्यारे बच्चों हमने क्या कहा, तुम सुन पाए हो ना? हमने ये कहा कि जो ये परिमेय में जो दोनों लिखे हैं ना एग्जाम्पल, ये पाई के मान नहीं हैं। आपने बिल्कुल सही सुना, ये पाई के मान नहीं हैं। अब जब पाई के मान नहीं हैं तो क्या हैं जानना चाहोगे? प्यारे बच्चों पाई के मान नहीं हैं तो क्या हैं? बेटा पाई के ये लगभग मान हैं। ध्यान रखना, जो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू है, जो पाई की बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, पाई एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय है और अपरिमेय रहेगी। और पाई का जो भी एग्जैक्ट, जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू होगी वो भी अपरिमेय होगी। तो पाई ये लिखा है अपरिमेय में, पाई एक अपरिमेय संख्या है, एक संकेत है, ध्यान रखना, जो कि ये लिखा है अपरिमेय संख्या है। और पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है 3.1457, ऐसे बहुत सारे डिजिट होते हैं। ये कभी, जितने भी अंक होते हैं, कभी अंक रिपीट नहीं होते हैं। और जब अंक रिपीट नहीं होते हैं तो क्या इन्हें हम बार लगा सकते हैं? क्या नहीं लगा सकते हैं? और जब इन पे बार नहीं लगा सकते हैं तो इन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते हैं? जब नहीं लिख सकते हैं तो किस में रखा जाएगा प्यारे बच्चों? अपरिमेय संख्याओं में रखा जाएगा। चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब ये जब पाई के मान नहीं है, हमने आपको बता दिया है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, गारंटी है इस चीज की, ये पाई के मान नहीं है। मैं फिर से बोलता जा रहा हूं, ये पाई के मान नहीं है, ये पाई के लगभग मान हैं। ये जो होता है 22/7 प्यारे बच्चों, आपने सर्किल देखा होगा, किसी भी वृत्त का व्यास और परिधि का जो अनुपात होता है, यानी परिधि और प्यारे बच्चों व्यास का जो अनुपात होता है वो है 22/7। ये है प्यारे बच्चों 22/7 कहां से आया है? किसी भी वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि की आप लंबाई ले लो और उसका व्यास ले लो, उसका जो अनुपात होता है प्यारे बच्चों 22/7 होता है। ज्योमेट्री जब हम पढ़ाएंगे आपको एक एक चीज खिन्न भिन्न करके पढ़ाएंगे। अभी आपको मुझे पूरा विश्वास है कि भरपूर चीजें आप सभी को समझ में आ रही हैं। यदि नहीं आ रही हैं मुझे कमेंट करके आप सब जरूर बताइएगा कि सर हमें कहां तक समझ में आ रहा है, इन चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। तो हम आपको ये बताने आए हैं, ध्यान रखना, कि जो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू है, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू कभी, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू में कभी भी चीज़ें रिपीटेशन में नहीं होती हैं, कभी भी चीज़ें दोहराती नहीं हैं। और जब चीज़ें दोहराती नहीं हैं तो हम उन पे बार नहीं लगा सकते हैं। और जब उन पे हम बार नहीं लगा सकते हैं तो वो क्या होंगी? परिमेय नहीं। कौन होंगी प्यारे बच्चों? अपरिमेय होंगी। तो इन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये जो संख्या लिखी है मैंने आपको बता दिया है कि ये परिधि, किसी भी वृत्त की परिधि और प्यारे बच्चों व्यास का जो अनुपात होता है वो 22/7 होता है। और जो ये 3.14 है, अब ये दोनों परिमेय क्यों हैं? क्योंकि परिमेय की सारी परिभाषा को, जितनी परिमेय की कंडीशन होती हैं वो सबको सब फॉलो करती हैं, इसलिए उन्हें परिमेय संख्याओं में रखा गया है। दोनों के दोनों पूर्णांक हैं और एक दूसरे से भाग नीचे 0 नहीं है, इसलिए परिमेय संख्याओं में रखा गया है। दशमलव हटाओगे नीचे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 100 आ जाएगा। तो ये परिमेय संख्या की परिभाषा फॉलो करेंगे, यानी वो क्या होंगी? परिमेय संख्याएं होंगी। चलिए बच्चों अब देखते हैं इन संख्याओं के बारे में। हमने आपको लगभग भरपूर जानकारी दे दी है। अब देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? तो अगले वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताने वाले हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हम आपको ये बताने आए, संख्याओं का परिचय लगभग हमने आपको पूरा करवा दिया है। जितनी संख्याएं होती हैं, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण या परिमेय, अपरिमेय या फिर एक वास्तविक, काल्पनिक, हम सब संख्याओं के बारे में, दशमलव सब के बारे में पढ़ा चुके हैं। लगभग हमने सभी के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी प्यारे बच्चों दे दी है। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल हम क्या पढ़ेंगे, हमारे पास कौन सा ऐसा टॉपिक रह गया है कि जिसके बारे में हम आपसे कल चर्चा कर सकें। तो कल चर्चा करने का जो विषय है हमारे पास वो है अभाज्य संख्या।
कल जो चर्चा का विषय रहेगा प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में जो चर्चा का विषय रहेगा, इन चीज़ों को हम मिटा रहे हैं। आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लें, लिख लें, याद कर लें प्यारे बच्चों। अब हमारे पास जो कल के लिए चर्चा का विषय होगा वो कौन होगा? अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या, आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या के बारे में हम कल बहुत सारी संख्या पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या एक अंक की कौन होती है, एक अंक की छोटी कौन, बड़ी कौन, 2 अंकों की छोटी बड़ी, 3 अंकों की छोटी बड़ी। हमने 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, 1 से 50 तक, 75 तक, 100 तक, 125 तक, 150 तक, 200, 300, 400, 500, यानी यहां तक हम सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो हम कल पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जिनके बारे में पढ़ चुके हैं उनको नहीं पढ़ना है, अब हमें ये पढ़ना है। आप ये पता करेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है, ये चेक करेंगे। पहली बात तो कल हम ये पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। हम ये भी आपको पढ़ाएंगे कि कौन सी संख्या अभाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है, देख करके कैसे आप पहचानेंगे, ध्यान रखना। तो कल हम उसके बारे में बताएंगे आपको कि अभाज्य संख्या कौन सी है और कौन सी नहीं है। 4 संख्याएं दे दी जाएंगी जिसमें से 3 भाज्य होंगी और 1 अभाज्य होगी। आपको पहचानना है कि कौन सी संख्या अभाज्य है। तो कुछ ओरली कंडीशन हैं जिनको देख करके पहचाना जा सकता है, यदि नहीं है तो कुछ बेसिक रूल हैं, हम आपको कंडीशंस भी बताएंगे और बेसिक रूल्स भी बताएंगे। इसके बाद अभाज्य संख्याओं से एक महत्वपूर्ण टॉपिक अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड क्या होते हैं, इन चीजों के बारे में हम कल आपको भर भर के जानकारी देंगे। तो कल का जो टॉपिक रहेगा अपना अभाज्य संख्या से संबंधित रहेगा और अभाज्य संख्या से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई एग्जाम नहीं जिसमें अभाज्य संख्या से संबंधित कोई क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। तो प्यारे बच्चों, कल के लेक्चर में अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन को और हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, पढ़ने में आनंद आया होगा। यदि आनंद आया हो तो जितना आपका काम है आपको ज़रूर करना है। मैं नहीं कहूँगा कि आपको क्या काम करना है, लेकिन करना ज़रूर है। आपको पता है कि हम क्या कहने वाले हैं। चलिए, तो आपको और आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।